तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही जबरदस्त और नया मानवा जी टोटली एपोक्लिप्स के ऊपर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी से जल्दी से शुरू करते हैं। कांग एक सिंगल वर्जिन अनाथ और बेरोजगार एक्स जिम ट्रेनर। उसकी लाइफ पहले ही इतनी बेकार थी कि उसके बारे में सोचकर किसी की भी सिंपैथी जाग जाए, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि खुद पर रोने का भी टाइम नहीं मिलता। जहां वह फंसा था उसे आप लिटरल नरक कह सकते हैं। मच्छरों से पिटना, गॉब्लिन्स से चीरा फाड़ होना और हर दिन ब्रूटल तरीके से मरना, ये सब अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कांग ने मरे हुए एक बार फिर अपने आप से यही सवाल किया। अब सवाल है, ये सब शुरू कैसे हुआ? चलो रिवाइंड करते हैं। सब कुछ उस दिन बदल गया जब दुनिया में पहली बार डंजन प्रकट हुए। लोग रैंडमली शक्तियां, पावर्स अवेकन करने लगे। कोई उड़ने लगा तो कोई वॉल्स तोड़ने लगा। दुनिया ओवरनाइट सुपर हीरोज से भर गई और जिम, वो तो प्रैक्टिकली एक्सटिंक्ट हो गए। कांग जो कभी जिम ट्रेनर था, अब अपनी बचपन की दोस्त के साथ गंदगी और पूप साफ करता था। क्यों? बस लो ग्रेड माना क्रिस्टल्स ढूंढने के लिए, ताकि किसी तरह सर्वाइवल हो सके। कांग की लाइफ बोरिंग और होपलेस थी, लेकिन फिर एक दिन उसकी बोरिंग लाइफ में ऐसा ट्विस्ट आया जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उस दिन उसकी गर्दन में लटका पेंडेंट अचानक ग्लो करने लगा। रोशनी इतनी तेज थी कि कांग कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखें प्रैक्टिकली बंद हो गईं। पलक झपकते ही वो एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया। हर तरफ बर्बादी, टूटे हुए बिल्डिंग्स और हवा में अजीब सी हैवीनेस। कांग ने चारों तरफ देखा। मैं कहां आ गया? ये सब क्या है? उसका दिमाग एक के बाद एक सवालों से भरता जा रहा था और तभी अचानक उसके सामने एक होलोग्राफिक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। कंग्रेचुलेशंस, you've broken all known limits। कांग की कंफ्यूजन अब और बढ़ गई। लिमिट्स? कौन सी लिमिट्स? और मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तभी एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमका। यू हैव अवेकेंड माना। पहली बार माना आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। कांग ने उस ग्लोइंग नोटिफिकेशन को घूरा। माना? सीरियसली? मुझे पावर्स कहाँ हैं? मैंने तो अभी तक कुछ फील ही नहीं किया। फिर तीसरा नोटिफिकेशन आया जिसने उसकी हालत और खराब कर दी। इम्पॉसिबल अचीव्ड, यू हैव एंटर्ड हेल डिफिकल्टी विद द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। हेल डिफिकल्टी, लोएस्ट लेवल, ये इंसल्ट है या कॉम्प्लीमेंट? कांग ने सार्केस्टिकली स्क्रीन की तरफ देखा और फिर सबसे शॉकिंग अनाउंसमेंट आया। SSS रैंक, गुड गॉड लक टाइटल अनलॉक्ड। गुड गॉड लक, ये टाइटल है या मेरी बैड लक का मजाक उड़ाया जा रहा है? कांग ने खुद से कहा। नोटिफिकेशंस थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू अनलॉक हेल डिफिकल्टी। यू आर हेल स्ट्रॉन्गेस्ट, द फर्स्ट एंड ओनली होल्डर। हेल स्ट्रॉन्गेस्ट? सीरियसली? ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं या मुझे मरने का नया तरीका बताने वाले हैं? लेकिन सबसे बड़ा बॉम्ब तो आखिरी नोटिफिकेशन में गिरा। यू आर द फाइनल सर्वाइवर। कांग का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। फाइनल सर्वाइवर? क्या इसका मतलब है कि इस पूरी दुनिया में बस मैं ही बचा हूँ? उसके सीने में डर और बेचैनी बढ़ने लगी। वो जोर से चिल्लाया, कोई है यहाँ? कोई तो जवाब दो। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ उस सुनसान बर्बाद जगह में गूंजकर वापस आ गई। अब वो ऑफिशियली अकेला था, या शायद ऐसा उसे अभी तक लग रहा था। कांग बुरी तरह घबराया हुआ था। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है? प्लीज कोई तो हो। उसकी आवाज सुनसान हवा को चीरती हुई गूंजती रही, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। घबराहट में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर अचानक एक दूर चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो ठिठक गया। उसकी आंखें उस बैंगनी चमकते हुए क्रिस्टल पर टिक गईं। यह वही क्रिस्टल है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। जिस क्रिस्टल के लिए वो इतनी गंदगी में हाथ मार रहा था, वो अब उसके सामने था, एकदम साफ सुथरा और अनटच्ड। कांग डिसबिलीफ में धीरे धीरे उस क्रिस्टल के पास गया। उसे पता था कि ये कितना कीमती है। सबसे छोटी और फीकी टुकड़ी भी सैकड़ों डॉलर की होती है, और ये तो प्योर और परफेक्ट था। इसकी कीमत हजारों में होगी। उसने ट्रेम्बलिंग हाथों से क्रिस्टल उठाया और अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। पहली बार इतने लंबे समय बाद उसने हल्का सा मुस्कुराया। फाइनली मैंने जैकपॉट मार दिया, उसने खुशी से सोचा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी किस्मत का जश्न मना पाता, काले रंग का धुआं अचानक उसके चारों ओर स्वर्ल करने लगा। अब ये क्या है?
कांग ने कॉशियसली इधर उधर देखा। धुआं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा जैसे हार्मलेस हो, लेकिन जैसे ही कांग ने गलती से उसे इनहेल कर लिया, सब कुछ बदल गया। उसके शरीर में तुरंत ऐसा लगा जैसे लाखों सुइयां एक साथ उसे चुभ रही हों। उसकी छाती टाइट हो गई और जलन भरा दर्द पूरे शरीर में फैल गया। उसने तड़पते हुए जमीन पर गिरते ही खून थूक दिया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसके हाथ पैर ऐंठने लगे। तभी सिस्टम ने ठंडे अनइमोशनल लहजे में नोटिफाई किया, पॉइजन हैज एंटर्ड योर बॉडी। कांग का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। उसकी स्टेमिना तेजी से घटने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों चींटियां उसे एक साथ काट रही हों। उसकी चीखें उस खाली सुनसान जगह में गूंजने लगीं, दर्द से भरी और बेबस। एक और नोटिफिकेशन चमका, एन अननोन एनिमी हैज अटैक्ड। कांग ने इधर उधर देखा, अटैकर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। दर्द इतना अनबेरेबल था कि उसकी विजन धुंधली हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ वो रेंगते हुए एक पास रखी हुई बेल तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। वो सांस नहीं ले पा रहा था। कुछ ही देर में कांग पूरी तरह से ढह गया। उसके शरीर ने हार मान ली। सिस्टम ने आखिरकार कोल्डली अनाउंस किया, You have died due to fine dust. Survival time 4 minutes and 32 seconds. अपने सबकॉन्शियस में कांग ने बिटरली सोचा, फाइन डस्ट? सीरियसली? मैं इस बेवकूफ़ी भरी चीज की वजह से मरा। What a dumb way to die. उसके मन में डिसबिलीफ का तूफान चल रहा था। भाई, ये कैसी मौत है? डस्ट से मर गया? थोड़ी देर बाद कांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने खुद को ठंडी और सख्त जमीन पर पड़ा पाया। उसका पूरा शरीर नम था। धीरे धीरे उठते हुए उसने अपने आप से कहा, ये क्या कोई बुरा सपना है? लेकिन जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह खुलीं, उसे हार्श रियलिटी का सामना करना पड़ा। वो अभी भी उसी बर्बाद, वीरान, अपोकलिप्टिक दुनिया में था। उसके सामने सिस्टम फिर से प्रकट हुआ और एक नया नोटिफिकेशन दिया, न्यू क्वेस्ट, सर्वाइव द फर्स्ट नाइट इन हेल। कांग वहीं फ्रीज हो गया। कांग का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं बल्कि कड़वी हकीकत है, एक डर की लहर उसके ऊपर से गुजर गई। क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया। कांग घबराहट में जल्दी से अपनी शर्ट उठाता है, जैकेट पहनता है और भागना शुरू कर देता है। भागते हुए उसके दिमाग में सवालों की बौछार हो रही है। कौन है जो ये सब मेरे साथ कर रहा है? कौन इतनी क्रूर और ट्विस्टेड हरकतें कर रहा है? उसने अपने हाथ जोर से भींच लिए और कड़वाहट भरी आवाज में सोचा, जो भी हो मैं इसका बदला जरूर लूंगा, भले ही मुझे धूल के कणों से लड़ना पड़े। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान किया था। भागते भागते कांग ने फिर से वही जहरीली पॉइजन डस्ट इनहेल कर ली। उसके शरीर में फिर से झटके लगने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा। सिस्टम ने ठंडे अनइमोशनल लहजे में अनाउंस किया, कैंग्स टाइम 5 मिनट्स 22 सेकंड्स। लेकिन ये मौत बस शुरुआत थी। कांग एक या दो बार नहीं बल्कि 8 बार मरा। हर बार उसका शरीर एगोनी में टूटता रहा। अब कांग एग्जॉस्टेड और डिफीटेड जमीन पर बैठा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। उसने गहरी सांस ली, जमीन पर उल्टी की और खुद से और भगवान से माफी मांगने लगा। प्लीज इसे रोक दो, उसने प्रार्थना करते हुए कहा। वो पूरी तरह से टूट चुका था। कुछ पल बाद कांग एक बार फिर जमीन पर गिरा और जहर के असर से मर गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार उसने 11 मिनट और 13 सेकंड तक सरवाइव किया, इससे पहले कि उसका शरीर फिर से जवाब दे दे। जब कांग ने अपनी आंखें खोलीं तो सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया, कैंग्स पॉइजन रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड, कैंग्स पैरालिसिस रेजिस्टेंस हैज इंप्रूव्ड। ये नोटिफिकेशन उसके अंदर एक हल्की सी उम्मीद जगा गया। कांग ने सोचा, क्या मेरा शरीर धीरे धीरे अडेप्ट कर रहा है? एक पागल लेकिन लॉजिकल ख्याल उसके दिमाग में आया, अगर मैं सारी पॉइजन डस्ट इनहेल कर लूं तो शायद मैं पूरी इम्यूनिटी बना सकूं। डेस्परेशन से फ्यूल्ड होकर कांग ने एक गहरी सांस ली और जानबूझकर पॉइजन डस्ट को इनहेल किया। उसका शरीर तड़पा, लेकिन उसने 25 मिनट तक सरवाइव किया। उसके डेथ काउंट अब 14 पर पहुंच गया था। कांग ने वहीं बैठकर मेडिटेशन शुरू कर दिया। वो अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करने लगा। हर सांस के साथ वो और पॉइजन डस्ट अंदर खींचता और उस जलन भरे दर्द को झेलता रहा। सिस्टम लगातार उसे नोटिफाई करता रहा कि उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस और पैरालिसिस रेजिस्टेंस स्टेडिली बढ़ रही थी। अपनी आंखें बंद करके कांग को अपने दादा की एक सीख याद आई। वो उसे एक अजीब लेकिन इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक सिखाया करते थे। कांग के दादा हमेशा कहते थे,
ये ब्रीदिंग टेक्निक एक दिन तुम्हें सबसे मुश्किल चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगी। उस याद को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए कांग ने अपनी ब्रीदिंग पर फोकस किया। उसने गहरी सांसें लेनी शुरू की। भले ही पॉइजन डस्ट उसकी लंग्स में जलन पैदा कर रहा था, दादा के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, विद दिस ब्रीदिंग टेक्निक यूल मूव फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट। कांग को नहीं पता कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसने उस टेक्निक को अपनी लाइफ लाइन की तरह पकड़ लिया। फिर एक बार फिर अंधेरा उसकी आंखों के सामने छा गया और वो मर गया। लेकिन इस बार उसने 1 घंटा 41 मिनट और 21 सेकंड तक सरवाइव किया, इससे पहले कि उसका शरीर फिर से हार मान जाए। 28 बार मरने के बाद कांग ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसका शरीर असामान्य रूप से हल्का लग रहा था, जैसे वो हवा में तैर सकता हो। जैसे ही उसने अपने शरीर को स्ट्रेच किया, उसे एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हुई। उसी पल सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन भेजा, कैंग्स बॉडी हैज रीच्ड अ क्रिटिकल पॉइंट, कैंग हैज अनलॉक्ड द रेयर स्किल पॉइजन ब्लड, कांग विल नो लॉन्गर टेक डैमेज फ्रॉम पॉइजन। कांग ने स्क्रीन को घूरते हुए नोटिफिकेशन पढ़ा। उसका चेहरा कंफ्यूजन और ऑ का एक अजीब सा मिश्रण था। ये क्या था? उसने बड़बड़ाया, लेकिन एक बात तो साफ थी, अब जहरीली धूल पॉइजन डस्ट उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। एक अजीब सा ख्याल उसके दिमाग में आया, क्या मैंने सच में इतनी सारी पॉइजन डस्ट इनहेल कर ली? क्या मेरा शरीर उसे अब्सॉर्ब करके रेजिस्टेंस बना चुका है? उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी आंखें संकड़ी हो गईं। अगर सिस्टम का नोटिफिकेशन सही है तो क्या इसका मतलब है कि मेरे शरीर का फ्लूइड भी जहरीला हो गया है? ये रियलाइजेशन उसके अंदर एक ठंडी सिहरन पैदा कर गई। तो मेरी खून भी पॉइजन बन गया है? ये सब क्या बकवास है? कांग कंफ्यूजन में था, लेकिन सोचने का ज्यादा टाइम नहीं था। वो अब 1 घंटे से ज्यादा समय तक सरवाइव कर चुका था। अब मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उसने मन ही मन कहा। आसपास कॉशियसली मूव करते हुए कांग की नजर एक बड़ी सी क्रिस्टल मूस पर पड़ी जो जमीन पर पड़ी थी। उसने उसे उठाया और अपने हाथों में घुमाते हुए देखा। अगर मैं इस क्रिस्टल मूस को असली दुनिया में ले जा सकूं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, उसने सोचा। क्रिस्टल की वैल्यू पर कोई शक नहीं था, लेकिन एक और ख्याल उसके दिमाग में आया, यह असली भी हो सकता है, पर इतना असली कैसे लग रहा है? जैसे ही वो इस बारे में सोच रहा था कि क्रिस्टल मूस को रियल वर्ल्ड में कैसे ले जाए, सिस्टम ने अचानक उसे नोटिफाई किया, वुड यू लाइक टू स्टोर द क्रिस्टल मूस इन योर इन्वेंट्री? बिना 1 सेकंड गवाए कांग ने येस पर क्लिक किया। क्रिस्टल मूस उसके हाथों से गायब हो गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया, इन्वेंट्री अनलॉक्ड। कांग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत अपना इन्वेंट्री चेक किया और समझ गया कि ये कोई सपना नहीं है, वो सच में आइटम्स स्टोर कर सकता था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसने एक्साइटमेंट में खुद से कहा। उसका दिमाग फिर से दौड़ने लगा, अब मैं और कितने क्रिस्टल मूस स्टोर कर सकता हूँ? लेकिन जैसे ही वो अपनी इस नई ताकत का जश्न मना रहा था, एक अजीब सी आवाज ने उसकी खुशी में खलल डाल दिया। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। कांग ने मुड़कर पीछे देखा और उसका दिल उसकी छाती में धड़कना बंद हो गया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। एक मोटा काला धुआं तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी सांस अटक गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये धुआं नहीं है, ये मच्छरों का झुंड है। उसने चिल्लाते हुए कहा। उनकी शीर संख्या ने उन्हें एक डार्क क्लाउड की तरह बना दिया था। कांग ने बिना एक पल गवाए दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी चीख हवा में गूंजने लगी। व्हाट द फक इज दैट? सिस्टम ने नोटिफाई किया, मस्कीटो लेवल 3 हैज अपीयर्ड। कांग ने फ्रस्ट्रेशन में मन ही मन सिस्टम को जवाब दिया, या नो, मुझे पता है कि बहुत मच्छर हैं। जितनी भी कोशिश कर ली, कांग मच्छरों से तेज नहीं भाग सका। झुंड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसने मच्छरों को मारने के लिए वाइल्ड पंचेस मारे, लेकिन मच्छरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मच्छरों ने हर एंगल से उसे काटना शुरू कर दिया। उनका अटैक रिलेंटलेस था। कांग चीखता रहा, तड़पता रहा, लेकिन झुंड की इंटेंसिटी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कांग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मच्छर जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर घुस गए और फिर एक घिनौने और जोरदार एक्सप्लोजन के साथ वो कांग के वापा से बाहर निकले। भाई, ये क्या हो रहा है? मच्छरों ने कांग के शरीर को अंदर से फाड़ डाला। खून हर तरफ बिखर गया। कांग का शरीर लिटरली एक गुब्बारे की तरह फट गया। लेकिन मच्छरों की ये दावत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जैसे ही उन्होंने कांग का खून पीना शुरू किया, कुछ चौंकाने वाला हुआ। मच्छर एक एक करके बुलबुले की तरह फूटने लगे और उनके फूटने से हुए छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स ने पूरे इलाके को हिला दिया। सिस्टम ने नोटिफाई किया, यू सर्वाइव्ड फॉर 6 hours and 18 minutes। कुछ ही देर बाद
कांग की कॉन्शियसनेस वापस आई। उसने खुद को रीस्पॉन पॉइंट पर पाया। उसके सिर में दर्द था, जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। सिस्टम ने तुरंत कांग को एक नया अचीवमेंट बताया। कैंग हैज पॉइजन्ड एंड किल्ड ओवर 100 मॉन्स्टर्स एट वंस। कैंग्स पॉइजन पावर हैज इंक्रीज्ड। यह सुनकर कांग की शक अब कंफर्म हो गई। तो ये मच्छर मेरे खून से मरे थे। मेरा खून सच में जहरीला है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। अगर मच्छर मेरे खून पीने से मर सकते हैं तो मेरी फ्यूचर वाइफ क्या मेरे उफ रहने दो। इस ख्याल ने उसे थोड़ा वियर्ड फील कराया, लेकिन वो जल्दी ही अपने पहले मॉन्स्टर किल का जश्न मनाने लगा। फाइनली मैंने कुछ मारा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। सिस्टम ने तुरंत नोटिफाई किया, एन अननोन डिजीज हैज इन्फेक्टेड कैंग्स बॉडी, हेल्थ विल डिक्रीज रैपिडली। फ्रस्ट्रेशन में कांग चिल्ला पड़ा, व्हाट काइंड ऑफ है ये। लेकिन उससे पहले कि वो अपना गुस्सा पूरा निकाल पाता, उसका शरीर जमीन पर गिर गया। गिरते समय वो एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी से टकराया। कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए। सिस्टम ने नोटिफाई किया, कैंग हैज लर्नड अ नॉर्मल स्किल, डिसमेंटल। जमीन पर पड़े हुए कांग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसी आए या रोना। मैं खुश हूं कि मुझे एक नया स्किल मिला, या दुखी हूं कि मुझे अब कोई हेल लेवल मलेरिया हो गया है। कुछ पल बाद सिस्टम ने नोटिफाई किया, हेल्थ हैज ड्रॉप्ड बिलो 10%. However, because of Kang's title Hell's Strongest Person, all diseases have been purged from his body. कांग अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड था। उसने सोचा कि क्यों न अपने नए स्किल को टेस्ट किया जाए। उसने टूटे हुए कुर्सी के टुकड़े उठाए और मन ही मन कहा, अगर मैं डिसमेंटल का यूज करूं तो शायद मुझे समझ आए कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही उसने स्किल एक्टिवेट की, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कुर्सी के पार्ट्स नीटली डिसमेंटल्ड होकर एक डिसिप्लिन में अरेंज हो गए। कांग ने उन टुकड़ों को देखा और बड़बड़ाया, भाई ये स्किल तो जेन्युइनली हेल ऑसम है। एक टुकड़ा हाथ में पकड़कर कांग ने सोचा, मैं बस कुर्सी से टकराया और मुझे डिसमेंटल स्किल मिल गया। अगर ऐसा है तो क्या मैं रैंडम टास्क्स करके अनलिमिटेड स्किल्स अनलॉक कर सकता हूँ? इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उसने डिसमेंटल्ड कुर्सी को फिर से जोड़ा। जैसे ही उसने काम खत्म किया, सिस्टम ने नोटिफाई किया, कांग हैज लर्नड अ न्यू स्किल, क्रिएशन। कांग ने डिसबिलीफ में स्क्रीन को घूरा। थोड़ी देर बाद सीन बदलता है। कांग मेडिटेशन करते हुए बैठा था। उसने सोचा, मुझे नहीं पता कि मुझे इस अजीब जगह में कितने दिन रहना पड़ेगा। बेहतर होगा कि मैं सर्वाइवल के लिए हर चीज इकट्ठा कर लूं। वो उठ खड़ा हुआ और क्रिस्टल मूस कलेक्ट करने लगा। उसने उन्हें अपने इन्वेंट्री में स्टोर कर लिया। तलाश के दौरान कांग को एक पुराना अखबार मिला, लेकिन अखबार में लिखी भाषा कांग के लिए पूरी तरह से अजनबी थी। उसने ध्यान से उस अजीब टेक्स्ट को समझने की कोशिश की। काफी देर तक कोशिश करने के बाद सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया, कैंग हैज लर्नड अ न्यू लैंग्वेज। कांग जेन्युइनली हैरान रह गया। उसने खुद से सोचा, इस नरक जैसी जगह में तो मैं कुछ भी ट्राई करके नए स्किल्स हासिल कर सकता हूँ। इस नए स्किल से उत्साहित होकर कांग ने अखबार पढ़ना शुरू किया। उसने उसमें एक शहर का नाम देखा, तांग गिल। ये नाम सुनकर कांग को कुछ याद आया। उसने गहराई से सोचा और समझा कि ये शहर उसकी असली दुनिया में मौजूद है। ये खोज उसे सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या ये जगह किसी तरह रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है? कुछ पल के लिए वो इस ख्याल में खो गया, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, चाहे ये जगह रियल वर्ल्ड से जुड़ी हो या नहीं, फिलहाल मेरे पास दो चीजों पर फोकस करना जरूरी है। पहला, यहाँ सरवाइव करना, और दूसरा, वापस रियल वर्ल्ड में जाने का रास्ता ढूंढना। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कांग अपने आसपास से इकट्ठा किए हुए सामान के सामने बैठ गया। उसके पास जो चीजें थीं, उनमें मच्छरों के अवशेष शामिल थे। कुछ मच्छर तो उसके जहरीले खून से मरे थे और कुछ उसने खुद पकड़े थे। कांग ने अपनी डिसमेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मच्छरों को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ना शुरू कर दिया। अगले 2 से 3 घंटों तक वो टायरलेसली काम करता रहा। आखिरकार एग्जॉस्शन से बेहाल होकर वो जमीन पर लेट गया। उसने अपने इकट्ठा किए हुए सामान की तरफ देखा, मच्छरों के पंख, जहरीला खून और यहाँ तक कि मच्छरों की लीद, डंक भी। कांग ने उस अजीब कलेक्शन को घूरा और सोचा, भाई इन सब चीजों का मैं क्या कर सकता हूँ? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक पॉइजन डार्ट बनाऊं। उसने एक हाथ में मच्छर का खून और दूसरे हाथ में मच्छर का पंख पकड़ा। फिर उसने एक डार्ट की इमेजिनेशन की। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसका क्रिएशन स्किल एक्टिवेट हो गया। एक रेयर आइटम हेल डार्ट उसकी हथेली में प्रकट हुआ। सिस्टम ने नोटिफाई किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस कैंग, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ हेल डार्ट।
कांग ने हैरानी से उस डार्ट को घूरा। उसने सोचा, भाई इस एबिलिटी से तो मैं सच में कमाल की चीजें बना सकता हूँ। प्रेरित होकर कांग ने बाकी पॉइजन ब्लड, मच्छरों के पंख और हेल डार्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके और डार्ट्स बनाए। लेकिन कांग वहीं नहीं रुका। उसने अपनी एबिलिटी की लिमिट तक उसे पुश करने का फैसला किया। उसने अपने सारे पॉइजन डार्ट्स को एक साथ लिया और इमेजिनिंग शुरू किया कि अगर ये सब कंबाइन हो जाएं तो शायद कुछ लेजेंडरी बन सकता है। सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और एक नई नोटिफिकेशन दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस कांग, यू हैव क्रिएटेड एन अननोन लेजेंडरी एग। कांग ने अपनी हथेली में एक छोटा सा सफेद अंडा देखा जो उसकी हथेली से बड़ा नहीं था। सिस्टम ने बताया कि ये अंडा लेजेंडरी है, लेकिन ये भी उसने एडमिट किया कि उसे नहीं पता कि इसमें से क्या निकलेगा। There's a 50-50 chance that whatever comes out of the egg is alive. सिस्टम ने यह भी जोड़ा कि अंडा तभी फूटेगा जब कुछ खास क्राइटेरिया पूरी की जाएंगी। कांग पजल हो गया। उसने सोचा, आखिर कौन सी क्राइटेरिया इस अंडे को हैच करेगी। एक अजीब ख्याल उसके दिमाग में आया, अगर मैं इसे चिकन एग की तरह गर्म रखूं तो क्या ये हैच हो जाएगा। ज्यादा न सोचते हुए उसने अंडे को अपनी छाती पर रखा और शांत होकर बैठ गया। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा, लेकिन अंडा वैसा का वैसा ही रहा। कांग को अचानक एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। एक शर्मिंदगी की लहर उसके ऊपर से गुजरी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये कितना बेवकूफी भरा लग रहा होगा, उसने खुद से कहा। वो तुरंत अपने अजीब एक्सपेरिमेंट से बाहर निकला और खुद को संभालने लगा, लेकिन शर्मिंदगी में ज्यादा देर डूबने का उसे समय नहीं मिला, क्योंकि तभी उसने भारी कदमों की आवाज सुनी। कांग का दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसने जल्दी से पास के एक पिलर के पीछे छुपते हुए उस आवाज की ओर झांका। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि एक बूढ़ा गॉब्लिन, ओल्ड गॉब्लिन, इमारत में दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। कांग ने खुद को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी तेज सांसें उसे धोखा देने लगीं। गॉब्लिन के कान ट्विच हुए और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो तेजी से कांग की छुपने की जगह की ओर भागा। कांग को समझ आ गया कि गॉब्लिन ने उसे ढूंढ लिया है। बिना वक्त गवाए वो अपनी जान बचाने के लिए भागने को तैयार हो गया, लेकिन गॉब्लिन बहुत तेज था, बहुत ज्यादा तेज। पलक झपकते ही गॉब्लिन ने अपनी तलवार से वार किया, जिसका मकसद कांग की गर्दन को 2 हिस्सों में काटना था। लेकिन कांग ने शेयर रिफ्लेक्सेस पर भरोसा किया और आखिरी पल में हमले को चकमा दे दिया। उसकी नजर बाईं ओर पड़ी, जहां एक कोने में सीढ़ियां थीं। कांग ने बिना एक पल सोचे सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई। उसकी टांगें जितनी तेजी से चल सकती थीं, उसने उन्हें चलाया, लेकिन गॉब्लिन भी पीछे नहीं था। वो रिलेंटलेस स्पीड से कांग का पीछा कर रहा था। उसकी भारी कदमों की आवाज पूरे फर्श पर गूंज रही थी। घबराते हुए कांग ने अपना इन्वेंटरी खोला और लेजेंडरी स्टिक बाहर निकाली। दांत भींचते हुए उसने पलटकर गॉब्लिन की तरफ वार किया, लेकिन गॉब्लिन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने एफर्टलेसली इस अटैक को डॉज कर दिया। गॉब्लिन ग्रेसफुली जमीन पर उतरा और अपने हाथ फैला लिए, जैसे ये दिखाने के लिए कि वो कितना ताकतवर और कांग कितना बेकार है। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, तू मेरे लिए बस एक खिलौना है। सिस्टम ने अचानक कांग को नोटिफाई किया, दिस इज अ रेड केप्ड गॉब्लिन लेवल 20। कांग के पेट में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। लेवल 20? उसे तुरंत समझ आ गया कि इस गॉब्लिन को हराना लगभग असंभव है, लेकिन गॉब्लिन ने उसे ज्यादा सोचने का वक्त नहीं दिया। एक फियर्स डैश के साथ गॉब्लिन ने हमलों की बौछार शुरू कर दी। हर बार उसकी तलवार से कांग की गर्दन काटने की कोशिश कर रहा था। कांग जैसे तैसे इन हमलों से बचता रहा। हर बार बाल बाल बचने के बाद उसकी सांसें तेज और उसकी हालत खराब होती गई, और फिर डिजास्टर हो गया। कांग के हाथ में पकड़ी लेजेंडरी स्टिक गॉब्लिन के रिलेंटलेस हमलों का दबाव सहन नहीं कर पाई और टूट गई। कांग कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। वो स्टन्ड था। गॉब्लिन ने ये देखा और भी चौड़ी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उसने कांग से अपनी ही भाषा में कुछ कहा। कांग को झटका लगा। एक इंटेलिजेंट मॉन्स्टर, ये अनहर्ड ऑफ था। रियल वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स माइंडलेस ब्रूट्स होते थे, लेकिन ये गॉब्लिन, इसकी शार्प माइंड और डेडली स्किल उसे एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर ले जा रही थी। कांग ने गॉब्लिन को ऑब्जर्व किया। उसके 6 पैक एब्स स्ट्रेंथ के साथ रिपल कर रहे थे। इस साइट ने कांग के मन में और भी कंफर्म कर दिया, मैं इसे अभी के स्टेट में नहीं हरा सकता, मुझे तो गॉब्लिन स्लेयर को बुलाना चाहिए। लेकिन जैसे ही डिस्पेयर उसे घेरने वाला था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कांग ने जल्दी से अपना इन्वेंटरी खोला और अपने सारे पॉइजन डार्ट्स समन किए। एक फ्लिक के साथ
उसने सारे पॉइजन डार्ट्स गॉब्लिन की तरफ फेंक दिए, लेकिन गॉब्लिन की स्पीड अस्टॉनिशिंगली तेज थी। उसने अपनी तलवार से इनकमिंग डार्ट्स पर वार की। उसके स्ट्राइक्स इतने पावरफुल थे कि डार्ट्स हवा में ही स्प्लिट हो गए। गॉब्लिन के एक वार ने इतना डैमेज किया कि उसने कांग की छाती खोल दी। कांग दर्द से कराह उठा, उसकी छाती से खून बहने लगा, लेकिन कांग की परसिस्टेंस आखिरकार काम आ ही गई। एक पॉइजन डार्ट गॉब्लिन के दाहिने हाथ में जा लगा। उसका असर तुरंत दिखा। गॉब्लिन का हाथ जोर जोर से बबलिंग करने लगा। उसकी स्किन पॉइजन के असर से जलने लगी। खतरे को भांपते हुए गॉब्लिन ने बिना झिझक के अपने ही हाथ को काट डाला ताकि जहर उसके शरीर में न फैले। कांग ने ये सब शौक में देखा। उसने सोचा, क्या ये बबलिंग पॉइजन डार्ट की वजह से हुआ या मेरे जहरीले खून का असर था? लेकिन इससे पहले कि वो इस पहेली को सुलझा पाता, गॉब्लिन अचानक से गायब हो गया। कांग की नजरें इधर उधर दौड़ने लगीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गॉब्लिन उसके पीछे प्रकट हुआ और हवा में छलांग लगाते हुए एक भयानक वार किया। उसकी तलवार ने कांग की छाती को 2 हिस्सों में काट दिया। सारा एनर्जी ड्रेन होते ही कांग जमीन पर ढह गया। दर्द इतना तेज था कि वो हिलने तक में असमर्थ था। गॉब्लिन, जो अब विजयी मुद्रा में था, ने कांग की पीठ पर अपना पैर रखा, जैसे किसी ट्रॉफी के साथ पोज दे रहा हो। गॉब्लिन ने जोर से हंसना शुरू किया। उसकी हंसी सुनसान इमारत में गूंजने लगी। कांग को मरा समझकर गॉब्लिन ने अपना पैर पीछे खींचा और दूर जाने लगा। जाते जाते उसने अपनी भाषा में कुछ कहा। कांग उस भाषा को नहीं समझ पाया, लेकिन टोन से साफ था कि गॉब्लिन उसे ताना मार रहा था। मुझे नहीं पता था कि इंसान अब भी इस दुनिया में जिंदा हैं, गॉब्लिन ने कहा। गॉब्लिन के जाने के बाद कांग जमीन पर बेहोश पड़ा रहा। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं और उसकी विजन धुंधली होने लगी। लेकिन मरने से पहले उसकी होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। जैसे ही कांग मरा, वो तुरंत रेजरेक्ट हो गया। जागते ही उसने गॉब्लिन को कोसना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। मैं उस गॉब्लिन को मारकर उसके पूरे खानदान का सफाया कर दूंगा, कांग ने खुद से कसम खाई। उसके चेहरे पर बदले की ज्वाला थी। उसने गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए शरीर को शांत करने की कोशिश की। तभी सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली सर्वाइव्ड द फर्स्ट नाइट ऑफ हेल। लेकिन नोटिफिकेशंस यहीं नहीं रुके। सिस्टम ने बताया, बिकॉज ऑफ योर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस यू विल रिसीव अ गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ सिल्वर वन। फिर सिस्टम ने एक और खुलासा किया, सिंस यू हैव कंप्लीटेड द क्वेस्ट यू कैन नाउ यूज द रिटन स्टोन टू एग्जिट हेल। आफ्टर 14 days अ न्यू क्वेस्ट विल बिगिन। रिटन स्टोन? कांग ने हैरानी से सोचा। तुरंत उसे एहसास हुआ कि सिस्टम उसके हार के पेंडेंट की बात कर रहा है। जैसे ही उसने पेंडेंट को पकड़ा, वो तेजी से चमकने लगा। उसकी विजन पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई और हर चीज गायब हो गई। जब कांग ने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो पूरी तरह से भीग चुका था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब वो नरक में नहीं है। मैं वापस आ गया हूँ, उसने सोचा। अपने आसपास की जानी पहचानी जगहों को देखकर कांग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और जोर से चिल्लाया, मैं वापस आ गया हूँ। उसकी हंसी बारिश के साथ गूंजने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने गले में लटकते हार पर गई, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में उसने हार को पकड़ा और जमीन पर फेंक दिया। ये सब मेरी इस घटिया हार की वजह से हुआ है, कांग ने गुस्से में कसम खाई। मैं इसे यहीं और अभी तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने हार को कुचलने के लिए अपना पैर उठाया, वो रुक गया। गुस्से के बीच एक ख्याल उसके दिमाग में चुभा, इतनी सारी भयानक चीजों के बावजूद ये हार शायद जो कुछ भी कांग ने सहा था, उसने उसे यूनिक और खतरनाक एबिलिटीज दी थी। पहली बार उसने वो हासिल किया था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। कांग हार को तोड़ नहीं पाया, इसके बजाय उसने उसे कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कर दिखाया, मैं बच गया, उसने खुद से कहा, अपने विचारों में खोया हुआ। कांग को पता ही नहीं चला कि कोई उसे पुकार रहा था। तभी एक महिला की आवाज, जो उसका नाम जोर से पुकार रही थी, उसे वापस हकीकत में ले आई। मुड़ते ही कांग ने देखा कि बारिश में भीगती हुई एक महिला उसकी तरफ दौड़ रही थी। तुम यहाँ इस बारिश में क्यों पड़े हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम बीमार पड़ सकते हो? महिला उसकी ओर दौड़ते हुए आई और बिना कोई झिझक अपने जैकेट को उतार कर उसके कंधों पर डाल दिया। जैकेट की गर्माहट ने कांग को चौंका दिया। उसने ध्यान से देखा और पहचान लिया कि वो महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त यिन थी। यिन के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने कांग को डांटा, तुम इस गंदे सी वेस्ट के सामने क्यों खड़े हो? अगर तुम यहाँ और रुके तो जहर फैल सकता है।
यिन ने कांग की हालत देखी, पूरी तरह भीगा हुआ और परेशान। उसने जिद की कि वो उसके घर चले। कांग वहीं बैठा रहा, कंफ्यूज्ड और ओवरवेलम्ड। उसने सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बचपन की दोस्त कैसे है और ये मुझे अचानक अपने घर क्यों ले जा रही है। कुछ ही देर बाद अगली बात जो कांग को पता चली वो ये कि वो यिन के घर में था। यिन ने उसे अपने जैकेट में स्नगली लपेट दिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को नहलाने के बाद लपेटती है। कांग वहीं खड़ा रहा और यिन को पुकारा। वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। यिन उसके पास आई, एक गर्म मुस्कान के साथ। उसके हाथ में मना कंटामिनेशन रिमूवर था। उसने कहा, इसे इस्तेमाल करो ताकि अगर नरक में रहते हुए कोई मना पॉइजनिंग हुई हो तो निकल जाए। कांग ने आंखें घुमाई, अनॉयड होकर कहा, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यिन का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम अपने शरीर के साथ ऐसी लापरवाही करते रहे तो कुछ ही दिनों में मुझे तुम्हारे फ्यूनरल में जाना पड़ेगा। यिन की इंटेंसिटी देखकर कांग चौंक गया। उसने आखिरकार माना कंटामिनेशन रिमूवर का इस्तेमाल करने के लिए हामी भर दी। कुछ देर बाद सीन बदलता है। कांग बाथरूम से बाहर निकलता है। उसके बाल अभी भी गीले हैं और उसका चेहरा थॉटफुल लग रहा है। जैसे ही वो बाहर आया, यिन ने उसकी तरफ देखा और कैजुअली पूछा, आज की तारीख क्या है। कांग ने कंफ्यूजन में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। यिन, जो आराम से किताब पढ़ रही थी, बोली, आज 11 सितंबर है। लेकिन तभी उसकी नज़र कांग के शरीर पर गई। उसने देखा कि कांग का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। जो कभी कमजोर और पतला दिखता था, अब उसके 6 पैक एब्स और मस्कुलर फिजिक थी। यिन कुछ पलों के लिए अपनी नजरें हटा ही नहीं पाई। कांग अब इतना हैंडसम और गॉर्जियस लग रहा था कि वो स्पीचलेस हो गई। आखिरकार यिन ने उससे पूछा, तुमने अपने शरीर के साथ क्या किया है? 2 दिनों में ये सब कैसे बदल गया? उसने कांग को याद दिलाया कि उसने पिछले 2 दिनों में उसे कई बार कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अनरीचेबल था। कांग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ा रहा, यिन की बातों को सुनते हुए और अपनी अनएक्सप्लेन्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचते हुए। यिन की नजरें और भी तीखी हो गईं। उसकी आंखें कांग के बदले हुए शरीर का बारीकी से मुआयना कर रही थीं। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी और डिसबिलीफ का अजीब सा मिश्रण था। दूसरी ओर कांग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो इस बात पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि उसने नरक में पूरे 2 साल बिताए हैं, एक ऐसी बात जो उसने अब तक किसी को नहीं बताई थी। इसी बीच यिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी नॉटी थॉट्स काबू से बाहर जा रही थीं। उसने धीरे से खुद से फुसफुसाया, मुझे अपनी सोच पर कंट्रोल रखना होगा। कांग ने यिन की तीव्र नजरें महसूस की और ऑकवर्डनेस बढ़ने लगी। उसने जल्दी से एक तौलिया उठाया और अपने सीने को ढक लिया। लेकिन उसके निचले हिस्से का क्या? इसने पहले से ऑकवर्ड माहौल को और अजीब बना दिया। यिन ने इस माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम यहाँ बिना प्रॉपर कपड़ों के नहीं रह सकते। उसने कांग को अपने कुछ कपड़े पहनने के लिए दिए और अपनी आवाज को न्यूट्रल बनाए रखने की पूरी कोशिश की। कांग हिचकिचाया। उसे यिन के कपड़े पहनने का ख्याल काफी अजीब लगा। यिन ने उसकी झिझक भांप ली और उसके फटे पुराने जहरीले कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा स्कोल्डिंग टोन में बोलने के बाद वो कमरे से बाहर चली गई, कांग को फैसला लेने के लिए छोड़कर। आखिरकार कांग ने हार मान ली और यिन के कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद उसने सोचा, क्या इस दुनिया में मेरा सिस्टम काम करेगा? अपना इन्वेंट्री खोलकर उसने राहत की सांस ली। सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा था। फिर उसने अपने नए गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स को टेस्ट करने का सोचा। जब उसने बॉक्स खोला तो उसमें चमचमाते सिल्वर और गोल्डन टिकट्स दिखाई दिए। उनमें से एक रैंडमली चुना गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया, यू हैव एक्वायर्ड अ लेजेंडरी स्किल, बैटल हेल्पर। कांग कुछ पल के लिए स्टन्ड रह गया। उसे पता था कि कोरिया में सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जिनके पास लेजेंडरी स्किल है। रेयर स्किल भी इंसान को खास ट्रीटमेंट दिला देता है, लेकिन लेजेंडरी स्किल, वो तो एकदम अलग ही लेवल की बात है, उसने सोचा। उसके दिमाग में ख्याल आने लगे, क्या मैं 8वां लेजेंडरी हंटर बन सकता हूँ? क्या मैं SSS रैंक हासिल कर सकता हूँ? इन ख्यालों में खोते हुए उसने अपने हाथ भींचे और सोचा, अगर मैं जोर से पंच मारूं तो क्या ये स्किल एक्टिवेट हो जाएगा? ये सोचते हुए उसने हवा में जोर जोर से पंच मारना शुरू कर दिया। यिन ने कांग की ये अजीब हरकतें देखी और वहीं फ्रीज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। कांग को एहसास हुआ कि वो कितना अजीब लग रहा होगा। उसने कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए। यिन ने खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए आखिरकार खामोशी तोड़ी और कहा, मैं ये सब प्रिटेंड करूंगी कि मैंने देखा ही नहीं।
कांग ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो, हाँ हाँ ये ठीक है। अपने आप को संभालने के बाद कांग ने यिन से उसके मना क्रिस्टल रिसर्च के बारे में पूछा। यिन ने बताया कि वो वाकई मना क्रिस्टल्स पर स्टडी कर रही थी। कांग मुस्कुराया और बोला, तो फिर तुम्हारे लिए कुछ मजेदार चीज दिखाने का समय आ गया है। उसने अपना इन्वेंटरी खोला और एक ह्यूज बड़ा सा मना क्रिस्टल समन किया। यिन का जबड़ा जमीन पर गिरने जैसा हो गया। कांग के हाथों में इतना बड़ा क्रिस्टल देखकर वो पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई। इसका शेयर साइज और वेट लगभग 1 किलोग्राम था। उसका दिमाग इसे प्रोसेस करने में असमर्थ हो गया। उसने डिसबिलीफ में बड़बड़ाया, ये असली नहीं हो सकता। कांग ने क्रिस्टल को कॉन्फिडेंटली पकड़ते हुए कहा, तुम इसे एग्जामिन करके देख लो, पता चल जाएगा कि ये जेन्युइन है या नहीं। यिन अभी भी स्टन्ड थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सोल कुछ पल के लिए उसके शरीर से बाहर निकल गया हो। इस पूरे अब्सर्ड सिचुएशन का भार यिन पर हावी हो गया। वो कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन शब्द उसके होंठों तक पहुंच ही नहीं पाते। सीन खत्म होता है। कांग गर्व से मना क्रिस्टल हाथ में पकड़े खड़ा है, जबकि यिन स्टन्ड होकर उसे घूर रही है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। थोड़ी देर बाद यिन ने क्रिस्टल मूस की तरफ देखते हुए एक्सक्लेम किया, इतना बड़ा और प्योर क्रिस्टल मूस मिलना असंभव है। उसने कांग से पूछा, ये तुम्हें मिला कहाँ से? कांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या सच में ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है? यिन ने ठोस लहजे में कहा, हाँ ये जानना बहुत जरूरी है। उसने समझाया, क्रिस्टल मूस की प्यूरिटी उसके ग्लो से झलकती है। इतना हाई क्वालिटी क्रिस्टल मूस केवल एस रैंक डंजन्स में ही मिल सकता है, और ऐसे डंजन्स दुनिया में सिर्फ 5 या 6 ही हैं। इन्हें क्लियर करना बहुत मुश्किल है। इन डंजन्स के बाहर इतना प्योर क्रिस्टल मूस मिलना नामुमकिन है। कांग ने उसकी बात सुनते हुए एक स्मर्क दिया और पूछा, तो तुमने इस डेंजरस सीवे पर कलेक्टर का काम सिर्फ लो लेवल क्रिस्टल मूस रिसर्च के लिए चुना? यिन ने कंफर्म करते हुए समझाया, हाँ यही मेरा मकसद है। ये सुनकर कांग जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, पहली बात, मैं ये प्योर क्रिस्टल मूस से तुम्हें फ्री में देने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ कर दो तो शायद मैं इसे तुम्हें बिना चार्ज के रिसर्च के लिए दे दूं। यिन विजिबली गुस्से में आ गई। उसके दांत गुस्से में भींच गए। उसने पूछा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? कांग ने काम रहते हुए कहा, तुम्हें ऐसे बायर्स ढूंढने होंगे जो मेरे सारे क्रिस्टल मूस खरीदने को तैयार हों। यिन अब इरिटेटेड थी। उसने समझाया, इतना बड़ा और प्योर क्रिस्टल मूस बेचना आसान नहीं है। इसके लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स और लीगल प्रोसेसेस की जरूरत होगी। इसकी साइज को देखते हुए ये काम और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कांग ने उसके कंसर्न्स को श्रग करते हुए जवाब दिया, अगर साइज प्रॉब्लम है तो इसमें कोई इश्यू नहीं। बिना किसी हेजिटेशन के कांग ने क्रिस्टल मूस को बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। यिन का ऐसा लगा जैसे उसकी सोल टेम्पोरेरिली उसके बॉडी से बाहर चली गई। वो गुस्से में चीख पड़ी और कांग की पीठ पर जोर से मारने लगी। तुमने एक 5 स्टार क्रिस्टल मूस बर्बाद कर दिया, उसने आंसू भरी आवाज में कहा। इसे तोड़ने से इसकी प्यूरिटी और वैल्यू दोनों सिग्निफिकेंटली कम हो गई हैं। मुझे उम्मीद थी कि मैं एक प्रिस्टीन क्रिस्टल मूस पर रिसर्च कर पाऊंगी, लेकिन अब मेरा सपना टूट गया है। कांग यिन को रोते हुए देखकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। उसने कहा, अगर तुम मेरी मदद करके इन क्रिस्टल मूस को बेचने में मदद करती हो तो मेरे पास और भी अनटच्ड और फ्रेश पीसेज हैं जो तुम रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन उसने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त, कोई ये न जाने कि सेलर मैं हूँ। दूसरी शर्त, किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये क्रिस्टल मूस कहाँ से आए हैं। यिन ने अपनी आंसू पोंछते हुए और अभी भी इमोशनल होते हुए इन टर्म्स को मान लिया। सब कुछ सेटल होने के बाद कांग ने कहा, अब मैं चलता हूँ, डील हो चुकी है। उसने अपने गीले कपड़े उठाए और जाने के लिए तैयार हो गया। कांग ने कैजुअली कहा, मैं मार्केट से कुछ ड्राई कपड़े खरीद लूंगा, फिर निकलूंगा। लेकिन यिन ने उसे इंटरप्ट किया, इस बार एक डोमिनेटिंग टोन में। तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे घर ही रुकना होगा, उसने कहा। कांग उसकी जिद से हैरान था। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यिन ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। उसने इंश्योर किया कि कांग रात भर वहीं रुके। रात शांति से गुजर गई और सुबह हो गई। सीन बदलता है। कांग यिन के बेड पर बैठा है। उसका शरीर पूरी तरह से नग्न था। उसकी छाती चमक रही थी जैसे उसमें से सारी ताकत खींच ली गई हो। वो एग्जॉस्शन से चुपचाप बैठा सोच रहा था, भाई क्या डरावनी औरत है। पूरी तरह फंस गया। मेरा मतलब लेड, आई मीन रैप्ड, हा हा हा।
दूसरी ओर यिन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसने चीयरफुली कांग को अलविदा कहा जब वो उसके घर से निकला। जाने से पहले यिन ने वादा किया कि वो क्रिस्टल मूस के लिए एक बायर ढूंढ लेगी और हर चीज संभाल लेगी। सीन फिर बदलता है। एक हफ्ता बीत चुका है। आखिरकार कांग और यिन ने एक पोटेंशियल बायर को लोकेट कर लिया। दोनों एक साथ बायर से मिलने के लिए निकलते हैं, डील को फाइनलाइज करने के लिए। रास्ते में यिन ने टीजिंग टोन में कांग से पूछा, तुम्हें लगता है कि क्रिस्टल मूस का ट्रेड इतना डेंजरस है कि गैंगस्टर्स आ जाएंगे? वो हंसते हुए बोली, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। वैसे तुम साथ क्यों आ रहे हो? कांग अनईजी महसूस कर रहा था। उसने कहा, क्रिस्टल मूस रेयर और डेंजरस है। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम पर हमला हो सकता है। जैसे जैसे दोनों मीटिंग लोकेशन के करीब पहुंचे, कांग की सस्पिशन और बढ़ने लगी। जब वो स्पॉट पर पहुंचे तो कांग ने देखा कि एक मस्कुलर हल्क जैसा आदमी उसे घूर रहा था। ये बायर होगा, उसने सोचा। कांग को राहत महसूस हुई कि उसने यिन के साथ आने का फैसला किया। उसके दिमाग में अचानक ख्याल आया, शायद इस आदमी ने यिन को मारने का प्लान बनाया हो। लेकिन तभी यिन एक अलग टेबल की तरफ गई जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े ने खुद को हिसोका बताया। इस बीच वो मस्कुलर आदमी जिसे कांग ने पहले सस्पेक्ट किया था, अचानक से एक बिल्ली को खाना खिलाने के लिए दौड़ पड़ा। इस अनएक्सपेक्टेड हरकत ने कांग की सस्पिशन थोड़ा कम कर दी, लेकिन वो अब भी कॉशियस था। हिसोका ने कांग से हाथ मिलाया। उसकी आयरन ग्रिप को महसूस करते ही कांग समझ गया कि अगर इनसे लड़ाई हुई तो वो इस बूढ़े आदमी के सामने टिक नहीं पाएगा। कांग के डाउट्स के बावजूद ट्रेड स्मूथली हुआ। हिसोका ने क्रिस्टल के एक छोटे टुकड़े को इंस्पेक्ट किया और उसकी प्यूरिटी कंफर्म की। उसने यिन को भरोसा दिलाया कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है और पैसा जल्द ही उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हिसोका ने विनम्रता से झुककर सबको अलविदा कहा और जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने झुककर नमस्ते किया, कांग के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। इस आदमी से अनडिनाएबल डेंजर महसूस हो रहा है, कांग ने सोचा। यिन दूसरी ओर पजल्ड थी। उसने कहा, हिसोका ने कभी इतनी पोलाइट हरकत पहले नहीं की। कांग और सस्पिशियस हो गया। वो कन्विंस था कि शायद हिसोका को ये पता चल गया है कि क्रिस्टल मूस कांग ने खोजा है। कांग ने साइलेंटली फैसला किया कि वो अब बहुत ज्यादा सतर्क रहेगा। डील खत्म होने के बाद यिन कांग को टीज करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने मजाक में कहा, तुम सोच रहे थे कि गैंगस्टर्स बंदूक और तलवार लेकर आ जाएंगे, है ना? हंसते हुए उसने उसकी पीठ पर हल्का सा मारा और बोली, ग्रो अप कैंग। तभी यिन का फोन बजने लगा। यिन एक्साइटमेंट से कांग को अपना फोन स्क्रीन दिखाती है जहां $1 मिलियन ट्रांजैक्शन दिख रहा है। यिन ने बड़े गर्व से मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने कभी इतना पैसा देखा है? फिर बिना उसके जवाब का इंतजार किए खुद ही बोली, मुझे पता है तुमने नहीं देखा होगा। सीन बदलता है। हिसोका अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है। उसके पास एक बैग रखा हुआ है जो क्रिस्टल मूस से भरा हुआ है। हिसोका किसी से बात करते हुए ट्रांजैक्शन की सफलता की पुष्टि करता है। बातचीत के दौरान वो और उसका कांटेक्ट चर्चा करते हैं कि कैसे हाल ही में ब्लैक मार्केट में क्रिस्टल मूस के टुकड़े बेचे जा रहे हैं। उनका शक है कि ये सारे टुकड़े एक ही बड़े क्रिस्टल मूस से निकले हैं जो शायद किसी एस रैंक डंजन से लाया गया है। अनजान आदमी कहता है जिसने भी ये क्रिस्टल हासिल किया है वो जरूर कोई बहुत ही स्किल्ड हंटर होगा। लेकिन हिसोका अपनी राय व्यक्त करता है, मुझे लगता है कि वो हंटर विदेशी है क्योंकि वो अब तक इतनी अच्छी तरह से छिपा हुआ है। फिर हिसोका ने अपना शक जाहिर किया, मुझे यकीन है वो हंटर कांग है। सीन फिर बदलता है। अब हमें एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, लीज टी, कोरिया का टॉप एस रैंक हंटर। लीज टी हिसोका को निर्देश देता है कि वो यिन और कांग दोनों पर नजर रखे और उसे सारी रिपोर्ट दे। फिर सीन आगे बढ़ता है। एक और हफ्ता बीत जाता है। अंततः 14 दिन पूरे हो चुके हैं। वो समय आ गया है जब कांग को वापस नरक में लौटना होगा। अब कांग फिर से नरक में है। वो एक बेंचिंग रॉड पर रिलेंटलेस एक्सरसाइज कर रहा है। अपनी लिमिट्स को पुश करते हुए वो बार बार पुलअप्स कर रहा है। उसका शरीर प्रिसिजन और पावर के साथ मूव कर रहा है। 150 पुलअप्स पूरी करने के बाद ये साफ है कि उसकी फिजिक अब इंसेनली डेंजरस हो चुकी है। वो अपने सेट को खत्म करके जमीन पर गिरता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। नरक का इंटेंस माहौल उस पर भारी पड़ रहा है। यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा है। हर मूवमेंट करना एक चुनौती है। जमीन पर लेटे हुए कांग बड़बड़ाता है, अगर मैं पृथ्वी पर होता तो आराम से 1000 और पुलअप्स कर सकता था, लेकिन यहाँ ये नामुमकिन है। थकावट से बेहाल वो सपाट लेटा हुआ आसमान को घूरता है। उसने अपना सिस्टम चेक करने का फैसला किया। नोटिफिकेशन में दिखता है कि अगले क्वेस्ट के शुरू होने में अभी 18 घंटे बाकी हैं।
अपने पूर्वजों के पेंडेंट को कसकर पकड़ते हुए कांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और विचार करने लगा। पृथ्वी और नरक के बीच इतने बार आना जाना करने के बाद मैंने आखिरकार ये समझ लिया है कि ये कैसे काम करता है। उसने अपने अनुभव को समझाया। जब कोई क्वेस्ट एक्टिव होता है तब मैं पृथ्वी पर नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही क्वेस्ट खत्म होता है मैं इन दोनों दुनियाओं के बीच फ्रीली ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। हर बार जब मैं नरक से पृथ्वी या पृथ्वी से नरक जाता हूँ, मैं हमेशा एक रैंडम लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। ये कांस्टेंट लोकेशन चेंज कांग को इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड कर देता था। आसमान की ओर घूरते हुए उसने जोर से चिल्लाया, हर बार लोकेशन क्यों बदलती है? ये नरक जैसा सिस्टम क्यों है? उसकी आवाज सुनसान लैंडस्केप में गूंजने लगी। वो वहीं जमीन पर बैठा ट्रबल्ड दिख रहा था। उसका दिमाग लगातार इस लोकेशन प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अपने गुस्से को काबू करते हुए उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी डिटर्मिनेशन और बढ़ गई। शायद खुद को डिस्ट्रैक्ट करना बेहतर रहेगा, उसने सोचा। फिर उसने अपने अन्य स्किल्स को टेस्ट करने का फैसला किया। कांग ने अपने बैटल हेल्पर को एक्टिवेट किया और अपनी शर्ट उतार दी, रिवीलिंग उसका रिप्ड फिजिक। अपने हाथों को बैंडेज करते हुए उसने सोचा, ये बैटल हेल्पर किसी इलीगल चीट या हैक जैसा लगता है। ये स्किल इतनी पावरफुल है कि यकीन करना मुश्किल है। कांग पंचिंग बैग के सामने खड़ा था। उसकी नजरें पूरी तरह से फिक्स थीं और उसका ध्यान गहराई से केंद्रित। क्या बैटल हेल्पर स्किल तब एक्टिवेट होगी जब मैं पंच करूंगा? उसने खुद से सोचा। बैग पर अपनी नजरें टिकाते हुए उसने एक ताकतवर पंच मारा। जैसे ही उसकी मुट्ठी बैग से टकराई, बैटल हेल्पर स्किल एक्टिवेट हो गई। कांग का शरीर जैसे खुद ब खुद मूव करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर उसकी मर्जी के बिना परफेक्ट एक्शन कर रहा हो। उसके पंच और भारी और सटीक हो गए। हर पंच उसी जगह पर लग रहा था, एक डेवस्टेटिंग फोर्स के साथ। कांग ने नोटिस किया कि वो बैग के जिस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है, उसका शरीर ऑटोमेटिकली उसी लोकेशन पर कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स करता है। ये क्या है? मेरा दिमाग और शरीर जैसे पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड हो गए हैं, उसने बड़बड़ाते हुए सोचा। उसके पंच किसी अनदेखी शक्ति से पावर्ड लग रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में कांग ने पंचिंग बैग पर ऐसा पंच मारा कि वो 2 हिस्सों में टूटकर पूरी तरह से बिखर गया। कांग ने अपने पंच का नतीजा देखा और महसूस किया कि ये एबिलिटी किसी एम बॉट या चीट स्किल जैसी है। उसने हल्का सा स्मर्क किया। उसके अंदर आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। ये स्किल जेन्युइनली एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये मुझे अनस्टॉपेबल बना सकती है। उसी पल सिस्टम ने कांग को नोटिफाई किया कि एक नया क्वेस्ट शुरू हो चुका है। सिस्टम विंडो पर क्वेस्ट का नाम फ्लैश हुआ, अ बिगिनर फ्रेंडली क्वेस्ट। कांग ने नोटिफिकेशन पर नजर डाली और थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। उसने क्वेस्ट डिटेल्स पढ़ी, डिफीट 5 बिगिनर स्केयरक्रोज। कांग ने सिस्टम विंडो को घूरा और गुस्से में चिल्लाया, मैं लेवल 7 पर हूँ और तुम मुझे ये बेवकूफी भरा बिगिनर क्वेस्ट दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बड़बड़ाया। सिस्टम को शायद रीसेट की जरूरत है। लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद कांग ने खुद को समझाया, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, चलो निपटाते हैं इन स्केयरक्रोज को। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कांग ने इस एरिया में कोई स्केयरक्रोज देखे ही नहीं थे। वो वहीं खड़ा सोचने लगा, आखिर ये हैं कहाँ? तभी उसके सामने एक पतली स्मोक दिखाई दी। वो स्वर्ल कर रही थी, जैसे उसे किसी तरफ ले जाना चाहती हो। कांग ने अपनी आंखें संकरी करते हुए उस स्मोक को फॉलो किया। वो उसे एक अंडरग्राउंड टनल तक ले गई। टनल को देखते हुए उसने खुद से सोचा, ये पूरा सीन किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। फिर भी थोड़ी झिझक के बाद कांग ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और टनल के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने 5 डरावने स्केयरक्रोज खड़े थे। उनकी ट्विस्टेड फॉर्म्स और लाइफलेस आंखें उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थीं। उनके सिरों पर नंबर्स लिखे हुए थे, लेकिन कोई लेवल डिस्प्ले नहीं हो रहा था। ये स्केयरक्रोज शक्तिशाली और खतरनाक लग रहे थे और पूरी तरह से हॉरिफाइंग। कांग ने ग्रिमेस करते हुए बड़बड़ाया, सिस्टम, तुम्हें इन्हें इतना क्रीपी बनाने की क्या जरूरत थी? उसकी इमेजिनेशन और वाइल्ड हो गई। उसने स्केयरक्रोज को विजुअलाइज किया, जैसे वो किसी हॉरर फिल्म के स्पाइडर्स की तरह उसकी छाती पर चढ़ गए हों। ये सोचते ही उसे झुरझुरी आ गई। थोड़ा अनईजी महसूस करते हुए उसने एक पेड़ के टुकड़े के पीछे छुपने का फैसला किया। किसी कॉशियस शिकारी की तरह उसने अपने पॉइजन डार्ट को एक स्केयरक्रो की तरफ फेंका और ध्यान से देखा कि क्या वो रिएक्ट करता है। लेकिन कांग की उम्मीद के उलट स्केयरक्रो हिला तक नहीं। उसके अंदर राहत की एक लहर दौड़ गई। उसने राहत भरी सांस ली और सोचा, ये बस लाइफलेस ट्रेनिंग डमीज हैं, जैसे पंचिंग बैग्स।
इससे उत्साहित होकर उसने कॉन्फिडेंटली एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी पूरी ताकत से एक स्केयरक्रो को पंच मारा। लेकिन कुछ अजीब महसूस हुआ। कांग ने भौहें चढ़ाई और पीछे हट गया। ये क्या था? मैंने पूरे जोर से पंच किया, फिर भी ऐसा लगा जैसे रुई को मारा हो। इसे प्रोसेस करते हुए उसने एक डरावनी चीज नोटिस की। स्केयरक्रो हिलने लगा। उसका शरीर ट्विस्टेड और झटकेदार मूवमेंट्स करने लगा, एकदम अननेचुरल तरीके से। कांग का दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर एक एक करके 5 स्केयरक्रो हिलने लगे। उनकी आंखें चमकीली लाल हो गईं। एक ऑमिनस आवाज गूंजी, हमने अपने प्रतिद्वंदी को पहचान लिया है। स्केयरक्रो ने घोषणा की कि वो भी लेवल 7 के हैं। सिस्टम ने कांग को नोटिफाई किया, द बिगिनर लेवल बैटल हैज स्टार्टेड। कांग ने नोटिफिकेशन को घूरते हुए कहा, इस नरक में कुछ भी सामान्य क्यों नहीं हो सकता? इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, 5 स्केयरक्रो ने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू कर दिया। उनके मूवमेंट्स तेज और एकदम कोऑर्डिनेटेड थे। कांग ने मन ही मन सोचा, अगर रियल वर्ल्ड में कोई लेवल 7 पर जागता है तो लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं, उसे सैनिक या बॉडीगार्ड जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ नरक में लेवल 7 तो बस शुरुआत है। ये सोचते ही उसका खून खौलने लगा। तुम सब, उसने गुस्से में चिल्लाया। कांग ने अपनी बैटल हेल्पर स्किल एक्टिवेट की। अपने मुट्ठी भींचते हुए और डिटर्मिनेशन के साथ कांग 5 स्केयरक्रो की तरफ तेजी से दौड़ा, लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। बैटल हेल्पर स्किल एक्टिव होने के बावजूद कांग को स्केयरक्रो पर कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्केयरक्रो के पास भी अपना बैटल हेल्पर हो। उनके अटैक तेज, शार्प और रिलेंटलेस थे। कांग ने उनकी स्ट्राइक से बचने की पूरी कोशिश की और अपनी तरफ से भी पंच मारे, लेकिन उसके एफर्ट्स व्यर्थ लग रहे थे। स्केयरक्रो को कोई डैमेज नहीं हो रहा था। अचानक एक स्केयरक्रो ने कांग की गर्दन पकड़ ली। उसकी ग्रिप इतनी टाइट थी कि कांग मुश्किल से सांस ले पा रहा था, लेकिन कांग हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से स्केयरक्रो को पंच मारा। आखिरकार उसका पंच काम कर गया। स्केयरक्रो का आधा चेहरा क्रैक हो गया। कुछ पलों के लिए कांग को लगा कि उसने आखिरकार अटैक काम कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो जश्न मना पाता, स्केयरक्रो के मूवमेंट और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग और अननेचुरल हो गए। उसकी दाईं आंख और भी ज्यादा चमकने लगी, एक भयानक लाल रंग में। स्केयरक्रो की आवाज गूंजी, अपोनेंट डेटा अपडेटेड, स्पारिंग लेवल 2 इनिशिएटेड। जैसे ही लेवल 2 शुरू हुआ, स्केयरक्रो का बर्ताव और भी खतरनाक हो गया। 4 स्केयरक्रो तेजी से कांग की ओर दौड़े और उसके हाथ पैर पकड़ लिए, उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर दिया। 5वें स्केयरक्रो ने आगे बढ़कर कांग के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन हमले यहीं नहीं रुके। स्केयरक्रो ने लगातार 30 मिनट तक बिना दया दिखाए कांग को पीटा। उसने उसके दांत, मुंह, पेट और पूरे शरीर पर रिलेंटलेस अटैक किए। कांग को ऐसा लगा जैसे वो कभी इस नरक से बाहर नहीं निकल पाएगा। हर बार कांग को टूटने के करीब ले जा रहा था। सिस्टम ने कांग को नोटिफाई किया कि इन जबरदस्त हमलों की वजह से उसकी स्टेमिना, रेजिस्टेंस और हेल्थ बढ़ गई है, लेकिन उसका शरीर अब लगभग बर्बाद हो चुका था। हर पोर से खून बह रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी हर हड्डी टूट चुकी हो। फिर सिस्टम ने नोटिफाई किया, हेल्थ हैज फॉलन बिलो 10%, ट्रिगरिंग फुल हेल्थ रेस्टोरेशन। जैसे ही उसका शरीर हील होने लगा, उसे एक बेहद भयानक दर्द का सामना करना पड़ा। हर हड्डी पहले टूट गई और फिर धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा होकर पेनफुली फ्यूज होने लगी। ये ऐसा था जैसे उसका शरीर एक साथ फट भी रहा हो और रीबिल्ड भी हो रहा हो। दर्द इतना असहनीय था कि कांग एक लाइफलेस कॉर्प्स की तरह बेहोश होकर बैठा रहा। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? उसने खुद से पूछा। उसने कड़वाहट से सोचा, मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी मैं एक स्केयरक्रो को भी सही तरीके से डैमेज नहीं कर पाया। लेकिन कांग भागा नहीं। धीरे धीरे उसने खुद को खड़ा किया। उसके मूवमेंट स्टिफ और ज़ॉम्बी जैसे थे। दांत भींचते हुए उसने बुदबुदाया, ये स्केयरक्रो किसी अजीब मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मुझे इन्हें हराना है तो मुझे एक हथियार की जरूरत होगी। उसने अपना इन्वेंट्री खोला और अपनी लेजेंडरी स्टिक बाहर निकाली। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, वो सुनहरी चमक से रोशन हो गई। कांग ने वो ताकतवर और रेडियंट लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा और बैटल रेडी पोजीशन में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी। उसने खुद से वादा किया, मैं इन स्केयरक्रो के हर हिस्से को तोड़ दूंगा। सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया, दिस इजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ वुड, इट्स अ हिडियस क्लब स्ट्रेंथेंड विद इनक्रेडिबल पावर, इट्स अटैक्स आर डेवास्टेटिंगली इम्पैक्टफुल। कांग अपने लेजेंडरी वेपन को पकड़कर पूरी ताकत से स्केयरक्रो मोरा-1 की तरफ दौड़ा। उसने जोर से वार किया। वार इतना ताकतवर था कि स्केयरक्रो का हाथ टूटकर अलग हो गया।
पहली बार कांग को एक विक्ट्री की झलक महसूस हुई। शायद अब मैं इन्हें हरा सकता हूँ, उसने सोचा। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वो स्केयरक्रो, जिसका हाथ टूट चुका था, अपनी चोट को देखने लगा, फिर उसी क्रीपी और अननेचुरल तरीके से हिलने लगा। कांग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि स्केयरक्रो का हाथ लगभग तुरंत ही वापस उग आया। लेकिन सरप्राइज यहीं खत्म नहीं हुआ। बाकी के स्केयरक्रो ने भी एक साथ मूव करना शुरू कर दिया। हर एक स्केयरक्रो ने अपने फ्रेम के अंदर से डेडली हथियार निकाले। उनकी शक्लें और भी डरावनी हो गईं। कांग अपनी लेजेंडरी स्टिक को कसकर पकड़े हुए समझ गया, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। एक स्केयरक्रो ने एक स्वॉर्ड निकाली, दूसरे ने एक हैमर उठाया, तीसरे ने एक एक्स ब्रांडिश की और चौथे ने एक मैसिव हैमर वील्ड किया। इन खतरनाक हथियारों से लैस होकर स्केयरक्रो ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमला शुरू किया। उन्होंने कांग के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ना शुरू कर दिया। सिस्टम ने कोल्डली नोटिफाई किया, कांग हैज सर्वाइव्ड फॉर 5 days 8 hours and 4 minutes। सीन बदलता है। कांग बमुश्किल अपनी जान बचा पा रहा था। वो स्केयरक्रोज के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। डेस्परेशन में उसने 2 स्केयरक्रोज को एक पिलर से बांध दिया ताकि उसे कम दुश्मनों का सामना करना पड़े। फिर भी ये लड़ाई बेहद थकाऊ थी। कांग ने खुद को अपनी हदों तक धकेला। लगातार लड़ाई के बीच उसका लेवल बढ़ने लगा। आखिरकार उसने अपनी बैटल हेल्पर स्किल एक्टिवेट की और एक स्केयरक्रो की छाती पर जोरदार प्रहार किया। वॉर इतना शक्तिशाली था कि रोबोट की छाती टूट गई और उसके अंदर एक माना क्रिस्टल चमकता हुआ दिखाई दिया। कांग ने क्रिस्टल को देखा और एक ख्याल उसके दिमाग में आया, अगर मैं इस क्रिस्टल को नष्ट कर दूं तो क्या मैं इस रोबोट को मार सकता हूं? कांग ने डिसाइसिव वॉर के लिए तैयारी की, लेकिन उससे पहले कि वो कोर को नष्ट कर पाता, रोबोट ने खुद को हील कर लिया। उसकी आवाज गूंजी, स्पारिंग लेवल 3 हैज बिगन। स्केयरक्रो का शरीर और भी मजबूत हो गया। उसके मूवमेंट्स तेज और सटीक हो गए। कांग ने ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए हल्की मुस्कान दी और बड़बड़ाया, जैसे जैसे ये रोबोट मजबूत हो रहा है, मैं भी हो रहा हूँ। इस केओस के बीच उसे ट्विस्टेड एंजॉयमेंट का एहसास हुआ। मैं तो मजे कर रहा हूँ, उसने सोचा। लेकिन ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक रोबोट तेजी से कांग के शरीर पर चढ़ गया और एक जोरदार वार के साथ उसकी खोपड़ी तोड़ दी। कांग तुरंत मर गया, लेकिन उसकी सफरिंग यहीं खत्म नहीं हुई। बार बार रोबोट्स ने उसे अलग अलग डरावने तरीकों से मारा। कभी उसकी पीठ तोड़ दी, कभी उसका पूरा शरीर कुचलकर पहचान से बाहर कर दिया, कभी उसकी खोपड़ी फिर से चकनाचूर कर दी। मौत का ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कांग इतनी बार नहीं मरा कि दर्द ने उसे नम कर दिया। 50 से ज्यादा मौतों के बाद उसकी फ्रस्ट्रेशन आखिरकार फूट पड़ी। स्केयरक्रो को घूरते हुए उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें आखिर कितनी मार्शल आर्ट्स आती हैं? बार बार की पिटाई ने कांग पर एक अजीब सा असर छोड़ा। उसने महसूस किया कि अब वो उनकी मार्शल आर्ट्स खुद इस्तेमाल कर सकता है। स्केयरक्रो अपने बैटल स्टैंसेस में मूव हुए, अटैक के लिए तैयार, लेकिन कांग ने उनके मूवमेंट्स को इंस्टिंक्टिवली मिरर किया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी तकनीकें कांग के शरीर में एच्ड हो गई हों। इस न्यू फाउंड एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कांग ने उनकी मार्शल आर्ट्स उनके खिलाफ ही इस्तेमाल की। लड़ाई फिर से तेज हो गई। स्केयरक्रो ने अपनी बैटल टैक्टिक्स अपग्रेड की और स्पारिंग रिस्टार्ट किया। कांग को एक्साइटमेंट का एक स्पार्क महसूस हुआ। ये मेरे स्किल्स को टेस्ट करने का एक और मौका है, उसने सोचा। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं चली। एक रोबोट तेजी से आगे बढ़ा और कांग की आंखों पर वार किया। उसने उसकी आंखों की सॉकेट्स को प्रिसीजन के साथ कुचल दिया। कांग दर्द से चीख पड़ा। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया और खून उसकी आंखों से बहने लगा। इससे पहले कि वो रिकवर कर पाता, रोबोट ने अपना दांतों से भरा जबड़ा खोला और कांग के पैरों पर कुत्ते की तरह काट लिया। दर्द असहनीय था। कांग की चीखें पूरे बैटलफील्ड में गूंजने लगी। गुस्से और डिसबिलीफ में वो चिल्लाया, तुम हो क्या, कोई कुत्ता? लेकिन रोबोट रुका नहीं। उसने कांग के पैरों को चबाना जारी रखा। उसकी तेज धार वाली दांतें कांग की फ्लैश और हड्डियों को मेथोडिकली काट रही थीं। धीरे धीरे रोबोट ने कांग के पूरे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके निगल लिया। कांग की चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं और फिर एक और मौत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जैसे ही कांग ने फिर से होश संभाला, उसे एहसास हुआ, ये मेरी 90वीं मौत है। इस बिंदु तक उसने स्केयरक्रो की लगभग सारी मार्शल आर्ट्स मास्टर कर ली थीं। उनकी तकनीकों का इस्तेमाल करके अब कांग उनसे बराबरी से लड़ सकता था, यहाँ तक कि उन्हें हरा भी सकता था। कांग ने एक बात पूरी तरह से समझ ली थी, अगर मैं स्केयरक्रो को नहीं हराऊंगा तो मैं यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। अगले अटैक के लिए तैयार होते हुए कांग ने अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी सेंसेशन महसूस की।
उसने अपना मुक्का पीछे खींचा और पूरी ताकत से आगे मारा। कांग हैरान रह गया। उसके पंच से एक एनर्जी ब्लास्ट निकली जो तेजी से आगे बढ़ी और एक ही झटके में सारे स्केयरक्रो को नष्ट कर दिया। कांग वहीं जम गया। वो अपने चारों ओर के मलबे को देखता रहा। उसकी आंखें डिसबिलीफ से चौड़ी हो गईं। मैंने ऐसा कैसे किया? उसने खुद से पूछा। सिस्टम ने तुरंत कांग को नोटिफाई किया, यू हैव कंप्लीटेड द बिगिनर लेवल क्वेस्ट। इससे राहत पाकर कांग ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज खाली बैटलफील्ड में गूंजती रही। 90 बार मरने की एग्जॉशन ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। वो जमीन पर गिर गया, भारी सांसें लेते हुए। अपने कांपते हाथों को देखते हुए उसने बड़बड़ाया, अगर ये बिगिनर लेवल चैलेंज था तो भविष्य के क्वेस्ट्स कैसे होंगे? फिर भी उसने खुद को समझाया, शायद इस क्वेस्ट का मकसद मुझे मार्शल आर्ट सिखाना था। लेकिन दिल की गहराई में कांग जानता था कि ये उससे ज्यादा था। ये स्केयरक्रो ने मुझे हर तरीके से पीटा और जबरदस्ती अपनी मार्शल आर्ट्स मेरे अंदर एम्बेड कर दी, उसने सोचा। दर्द के बावजूद कांग मुस्कुराया। कम से कम अब मुझे उनकी टेक्निक्स आ गईं, उसने खुद से कहा। अपने रिवॉर्ड्स को चेक करने के लिए कांग ने सिस्टम विंडो खोली। सिस्टम ने नोटिफाई किया, बिकॉज ऑफ योर एसएसएस रैंक, गुड लक, योर रिवॉर्ड हैज बीन एनहांस्ड। कांग को एक नया आइटम मिला, द शैंडलियर ऑफ हेवंस क्लोक, एक लेजेंडरी पीला रैपिंग क्लॉथ। कांग ने क्लॉथ को देखा और कंफ्यूज्ड हो गया। ये रैपिंग क्लॉथ क्या भला है? उसने खुद से पूछा। सिस्टम ने समझाया, दिस इज अ लेजेंडरी ग्रेड इक्विपमेंट, इट कैन एक्सेलरेट कांग्स ग्रोथ एंड फुली रिस्टोर एनी डैमेज बॉडी पार्ट। कांग ने क्लॉथ को अपने हाथ में ध्यान से रखा और उसे स्टडी करने लगा। उसने सोचा, डैमेज रिडक्शन की एबिलिटी काम करेगी भी, क्योंकि हर बार मरने के बाद मेरी हेल्थ पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती है। थोड़ा और सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं इसके ग्रोथ एबिलिटी का सही इस्तेमाल करूं तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, अगर मैं इसे अपने सिर पर बांध लूं तो क्या मेरा IQ बढ़ जाएगा? इस मजाकिया ख्याल से अम्यूज्ड होकर कांग ने क्लॉथ को अपने सिर पर बांध लिया और इंतजार करने लगा। कुछ अजीब और ऑकवर्ड पलों के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसे एक गहरी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। कांग ने लंबी सांस ली और क्लॉथ को अपने सिर से हटाते हुए बुदबुदाया, नरक में आने के बाद मैं कितनी बेवकूफी भरी और अजीब चीजें कर रहा हूँ। शर्मिंदा होकर उसने खुद को दिलासा दिया, कम से कम किसी ने मुझे ऐसे नहीं देखा। क्लॉथ को बेकार समझकर उसने फैसला किया कि जब वो असली दुनिया में लौटेगा तो इसे बेच देगा। लेजेंडरी आइटम है तो अच्छा प्राइस मिल ही जाएगा, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने क्लॉथ को स्टोर करने के लिए अपना इन्वेंट्री खोला, उसकी नजर लेजेंडरी मॉस्किटो एग पर पड़ी। कांग के दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने एक ग्रोथ क्लॉथ को एग के चारों ओर लपेट दिया और सोचा, अगर ये क्लॉथ ग्रोथ को एनहांस करता है तो शायद ये एग को हैच करवा सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब कोई बदलाव नहीं हुआ तो कांग को लगा कि उसका प्लान फेल हो गया। वो क्लॉथ को हटाने ही वाला था कि अचानक क्लॉथ तेजी से चमकने लगा। उसकी चमक और बढ़ती गई और फिर क्लॉथ धीरे धीरे गायब होने लगा। चमकदार कणों में बदलकर वो पूरी तरह से गायब हो गया। कांग अवाक रह गया। उसने देखा कि क्लॉथ के नीचे एग सुनहरा हो गया था। एग की सतह पर दरारें बनने लगीं। कांग को अपनी रीढ़ में ठंडी सिहरन महसूस हुई। ये नरक है, यहाँ से क्या निकलेगा? उसने घबराकर सोचा। गोल्डन एग को घूरते हुए उसके दिमाग में एक परेशान करने वाला ख्याल आया, अगर कोई खतरनाक मॉन्स्टर निकला तो? ये नरक है, जो भी निकलेगा वो इतना पावरफुल हो सकता है कि मैं उसका सामना भी नहीं कर पाऊं। जैसे जैसे एग के फटने की प्रक्रिया तेज हुई, उसने अपनी आंखें ढक लीं। एग से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि देख पाना मुश्किल था। जब रोशनी कम हुई तो कांग ने जो देखा उस पर वो यकीन नहीं कर पाया। एग के अंदर का दृश्य किसी बारबी डॉल हाउस जैसा था। एक नरम आरामदायक सेटअप के बीच एक प्यारी सी लड़की शांति से सो रही थी। कांग वहीं जम गया। उसके भयानक डेमोनिक मॉन्स्टर की उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं। लड़की हल्की सी हिली और उसकी काली आंखें जिनमें लाल पुतलियां थीं धीरे धीरे खुलीं। उसकी नजर मासूम और डरावनी दोनों थी, जैसे वो किसी डेमोन का वेश हो। लड़की ने कुछ बार पलकें झपकाईं। उसकी हरकतें धीमी और एडोरेबल थीं। आखिरकार वो धीरे धीरे खड़ी हुई और एग से बाहर निकलकर जमीन पर आ गई। कांग ने उसकी नन्ही सी कदकाठी को देखते हुए सोचा, क्या ये कोई फेरी है? जो कांग ने सोचा था कि एक मॉन्स्टरस डीमन होगा,
उसकी जगह ये प्यारा सा प्राणी देखकर वो कुछ पल के लिए डम्बफाउंडेड हो गया। धीरे धीरे कांग के चेहरे पर एक मुस्कान आई। वो लड़की के करीब गया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके गाल को हल्के से छूते हुए उसे टिकल करने की कोशिश की, लेकिन फेरी ने उसे चौंका दिया। उसने अपने हाथ कांग की तरफ बढ़ाए और उसकी उंगली को अपने नुकीले दांतों से काट लिया। इसके बाद उसने उसका खून चूसना शुरू कर दिया। कांग के हाथ में तेज दर्द उठा और वो चीख पड़ा। अपनी बाह को तेजी से हिलाकर उसने फेरी को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी वाइल्ड फ्लेलिंग की वजह से फेरी सीधे छत से जा टकराई। जमीन पर गिरने से पहले फेरी थड़ की आवाज के साथ नीचे आ गिरी। कांग ने अपना हाथ पकड़ते हुए गुस्से में चिल्लाया, ये कैसी घटिया रिवॉर्ड है? ये तो एक पागल कैनिबल मॉन्स्टर निकली। क्या सिस्टम मुझसे मजाक कर रहा है? छोटी फेरी धीरे धीरे उठी। वो दुखी और आहत लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने नरम आवाज में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। कांग उसकी तरफ देखता है। अब वो एक प्यारे और लाचार बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही थी। उसकी मासूमियत भरी नजरें लगभग सेडक्टिव थीं। कांग ने भारी सांस ली। वो फ्रस्ट्रेशन और दया के बीच फंसा हुआ था। उसने अपनी इन्वेंट्री से एक कैंडी निकाली और उसे ऑफर की, लेकिन फेरी ने सिर हिला दिया। कांग ने भौहें चढ़ाई और पूछा, तुम्हें क्या खाना है? फेरी ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी तरफ इशारा किया। कांग के दिमाग में अचानक रियलाइजेशन हुआ। उसने बड़बड़ाया, तो ये सच में कैनिबल मॉन्स्टर है। आगे के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कांग ने अनमने ढंग से फेरी को अपना खून चूसने दिया। फेरी उड़कर उसके हाथ पर बैठी। उसने अपने छोटे स्ट्रॉ जैसे मुंह से उसकी त्वचा में छेद किया और उसका खून चूसना शुरू कर दिया। कांग दर्द से ग्रिमेस करते हुए बोला, अब बस करो। लेकिन फेरी ने चिरपी आवाज में उसे आश्वासन दिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं जैसे ही पेट भर जाएगा रुक जाऊंगी। कुछ मिनटों के बाद कांग ने राहत महसूस की क्योंकि फेरी ने खून चूसना बंद कर दिया। लेकिन उसकी अनोयंस बढ़ गई जब उसने देखा कि फेरी उसके हाथ के जख्म को चाट रही थी। ये और भी अनकंफर्टेबल था। फेरी को ऑब्जर्व करते हुए कांग ने महसूस किया, ये अंडा तो मच्छरों से बना था। इसका मतलब ये मच्छर फेरी है। फेरी अब पूरी तरह संतुष्ट और थोड़ी घमंडी लग रही थी। हवा में हवरिंग करते हुए बोली, मैं पूरी हो गई हूँ, अब से तुम मेरे स्लेव हो। गुस्से में कांग ने उसे पकड़ लिया और उसे जोर से दबाते हुए दांत भींचकर पूछा, फिर से कहो, कौन स्लेव है? फेरी बिना डरे मीठी आवाज में कांग को धन्यवाद देती रही, लेकिन उसने उसे सर्वेंट ही कहा। कांग ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। घबराकर फेरी ने उसकी टाइटल को अपग्रेड करते हुए उसे बटलर कहा। ये सुनकर कांग की इरिटेशन और बढ़ गई। आखिरकार उसकी अनरिलेंटिंग पकड़ के आगे हार मानते हुए फेरी ने उसे उसके नाम से पुकारा। ठीक है कांग। कांग ने थोड़ा शांत होकर खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया। मेरा नाम कांग है, तुम्हारा क्या नाम है? फेरी जवाब देने लगी लेकिन अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन थी। मुझे अपना नाम और पिछला जीवन याद नहीं, उसने कहा। अपनी पहचान को याद करने की पूरी कोशिश करने के बाद भी वो कुछ याद नहीं कर पाई। कांग ने एग्जैस्परेटेड और थोड़ा राहत भरे लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मच्छर फेरी बुला दूंगा क्योंकि तुम मच्छरों से बनी हो। ये सुनते ही फेरी का चेहरा गुस्से में मरोड़ गया। तभी अचानक उसकी याददाश्त का एक हिस्सा वापस आ गया। उसने घोषणा की, मुझे अपना नाम नहीं पता लेकिन मुझे अपना उद्देश्य याद है। मैंने वादा किया था कि जब दुनिया खत्म होगी मैं पृथ्वी के सभी जीवों को खा जाऊंगी। ये कहते हुए उसने एक प्यारी लेकिन चिलिंग मुस्कान दी। दूसरी ओर कांग का खून ठंडा पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने खुद से बुदबुदाया, क्या ये सच में एक खतरनाक मॉन्स्टर है? क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? कांग ने मच्छर फेरी से पूछा, तुमने जो कहा वो सच है? मच्छर फेरी हल्के हल्के ब्लश करते हुए गर्व से चमक उठी, जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। उसने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, हाँ, मैंने वादा किया था कि जब दुनिया खत्म होगी मैं सारे जीवों को खा जाऊंगी। कांग का डर और बढ़ गया। ये सच में कितनी खतरनाक है, उसने महसूस किया। कांग को याद आया कि कुछ समय पहले उसके खून की एक बूंद ने गॉब्लिन के लिए कैओस पैदा कर दिया था और यहाँ ये मच्छर फेरी उसका सारा खून पी चुकी थी और फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब, उसने सोचा, ये सच बोल रही है। ये उतनी ही खतरनाक है जितना ये दावा कर रही है। लेकिन जैसे ही कांग ने उसे करीब से देखा, उसने उसकी मासूम और प्यारी डिमीनर को नोटिस किया। एक उम्मीद की किरण चमकी। अगर ये इतनी क्यूट है तो शायद मैं इसे टेम कर सकता हूँ, उसने सोचा। कांग ने अपनी उंगली से मच्छर फेरी को गुदगुदाया। वो हंसने लगी। उसकी डिमीनर तुरंत नरम हो गई। कांग मुस्कुराया,
शायद मैं इसे पालतू बना सकता हूँ, उसने सोचा। जमीन पर बैठते हुए कांग ने मच्छर फेरी को उसके वादे की याद दिलाई दुनिया के सारे जीवों को खाने का। लेकिन उससे पहले कांग ने एक सुझाव दिया, तुम्हें एक नाम चाहिए। कांग ने घोषणा की, आज से तुम्हारा नाम रेयर होगा, मच्छर फेरी रेयर। अब रेयर डिलाइटेड लग रही थी, वो धीरे से अपना नाम दोहराने लगी, रेयर, ये बहुत अच्छा नाम है। कांग को महसूस हुआ कि उनके बीच एक जेन्युइन और अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन बन रहा है। उस पल कांग ने रेयर से कहा कि उसे 2 चीजों का वादा करना होगा। पहला, वो अब से किसी भी इंसान का खून नहीं पिएगी। दूसरा, किसी भी जीव को खाने से पहले कांग की इजाजत लेगी। रेयर ने स्लाई स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं दुनिया में सब कुछ खा लूंगी लेकिन तुम्हें नहीं खाऊंगी क्योंकि तुम्हारा खून बहुत स्वादिष्ट है। कांग ने भौहें चढ़ाई और अपनी शर्तें दोहराई, अगर तुम मेरे खून को पीना चाहती हो तो तुम्हें ये 2 रूल्स फॉलो करने होंगे। कांग ने वादा किया कि अगर रेयर इन शर्तों को मानेगी तो वो उसे हर दिन अपना खून देगा। रेयर ने कांग के खून के बारे में सोचते हुए झट से सहमति दे दी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। कांग उसकी ईगरनेस देखकर खुश हुआ लेकिन थोड़ा सरप्राइज्ड भी। क्या इसे टेम करना वाकई इतना आसान था? उसने मन ही मन सोचा, मुझे बस अपना खून ऑफर करना था। सीन बदलता है। रेयर टूटे हुए रोबोट्स को देख रही थी। उसने कांग से उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, ये सब क्या है? कांग ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए खुद की तारीफ शुरू कर दी। उसने बताया कि इन्हें हराने में कितनी मेहनत लगी। तभी कांग को एक आइडिया आया। उसने नोटिस किया कि एक रोबोट का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से टूटा हुआ था, जैसे किसी तेज ऊर्जा ने उसे 2 हिस्सों में साफ साफ काट दिया हो। कांग ने उसे घूरते हुए सोचा, ये जरूर उस एनर्जी ब्लास्ट का असर है जो मैंने गलती से अनलीश किया था। जिज्ञासा से भरे कांग ने अपनी सिस्टम विंडो खोली। सिस्टम ने उसे एक नई एबिलिटी के बारे में नोटिफाई किया, वायलेंट एनर्जी। कांग ने सिस्टम नोटिफिकेशन को घूरा। वायलेंट एनर्जी, उसने बुदबुदाया, सोचते हुए कि इस स्किल की पोटेंशियल कितनी जबरदस्त हो सकती है। तो गाइस, आज का एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, पर वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।